मध्य प्रदेश में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में पार्टी का संकल्प पत्र अब से कुछ ही देर में होगा जारी। संकल्प पत्र में विकसित और समृद्ध मध्य प्रदेश का होगा खाका। अमित शाह ने भी जनसभा को किया संबोधित। कमलनाथ, दिग्विजय समेत कांग्रेस के नेताओं की ताबड़तोड़ रैली। तेलंगाना के सिकंदराबाद में पीएम मोदी की आज शाम होगी चुनावी रैली। कांग्रेस ने भी कर्नाटक के मंत्रियों और नेताओं को प्रचार मैदान में उतारा। छत्तीसगढ़ में राजनाथ सिंह ने जनसभा को किया संबोधित। राजस्थान के दौसा में मासूम बच्ची से दुष्कर्म की घटना पर बीजेपी गहलोत सरकार पर हमलावर। कहा, राज्य सरकार की उदासीनता के कारण प्रदेश में बच्चियों का उत्पीड़न। प्रियंका गांधी से भी पूछे सवाल, लड़की हूं क्या बच सकती हूं? राजस्थान में कांग्रेस को बड़ा झटका। पूर्व मंत्री रामगोपाल बैरवा और पूर्व विधायक अशोक तंवर समेत अनेक कांग्रेस नेताओं ने थामा बीजेपी का दामन। जयपुर में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी की मौजूदगी में हुए शामिल। बिहार में जमीन के बदले नौकरी मामले में ईडी ने लालू और तेजस्वी के सहयोगी अमित कात्याल को किया गिरफ्तार। पिछले 2 महीने से ईडी के सामने पेश होने से बच रहा था ये आरोपी। आज अयोध्या में बनेगा वर्ल्ड रिकॉर्ड। 24 लाख से भी अधिक दियों से जगमग होगी राम की नगरी। दुल्हन की तरह सजे सरयू के 51 घाट। 50 से भी अधिक राजदूत भी होंगे उत्सव में शामिल। और इजराइल हमास के बीच संघर्ष जारी। इजरायली सेना ने 150 हमास आतंकवादियों को मार गिराया। आईडीएफ का उत्तरी गाजा में हमास के गढ़ों पर नियंत्रण का दावा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने गाजा में मौजूद स्थिति पर जताई चिंता। नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं समाचारों का बुलेटिन। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। देखते हैं खबरों को विस्तार से। और सबसे पहले आज बात करेंगे 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की। तो चुनाव के मैदान से सबसे बड़ी खबर तो यह है कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी अब से कुछ ही देर में अपना संकल्प पत्र जारी करने वाली है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में यह संकल्प पत्र जारी होगा। माना जा रहा है कि इस संकल्प पत्र में पार्टी की ओर से महिला, युवा, किसान, शिक्षा और रोजगार से लेकर सभी वर्गों का विशेष ध्यान रखा जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि संकल्प पत्र मध्य प्रदेश को प्रगति के पथ पर और आगे ले जाएगा। और जनता के कल्याण का रोड मैप होता है संकल्प पत्र। अभी इस सरकार में हमने इस कार्यकाल में संकल्प पत्र के अतिरिक्त भी लाडली बहना जैसी योजना, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ जैसी योजना भी अतिरिक्त रूप से बनाई। लेकिन आज जो संकल्प पत्र आएगा वो मध्य प्रदेश को प्रगति और विकास के पथ पर बहुत आगे ले जाने का हमारा विजन है। तो मध्य प्रदेश में जब ये संकल्प पत्र आएगा तो हम आपको जरूर इसमें सीधे लिए चलेंगे। लेकिन उधर छत्तीसगढ़ के सरगुजा में भाजपा के नेता राजनाथ सिंह ने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि राज्य में कांग्रेस की भूखी भ्रष्ट सरकार है जो केवल और केवल राजनीति के लिए काम करती है। भूखी भ्रष्ट सरकार आप लोगों ने कभी देखी नहीं होगी बहनों भाइयों, जैसी सरकार यहां पर है। 5 सालों से सत्ता का धंधा किस प्रकार से चल रहा है। और एक महादेव है, महादेव जी आ गए। लगता है कि महादेव जी ने तय कर लिया है इस भ्रष्ट सरकार को यहां से जाना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां आनी चाहिए। साथ ही राजनाथ सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ में नशा, बेरोजगारी, पलायन एक आम बात हो गई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने राज्य में अटल जी और पीएम मोदी का सपना साकार नहीं होने दिया और राज्य की जनता को अंधकार में धकेल दिया। लेकिन आज छत्तीसगढ़ कांग्रेस की नीयत और भ्रष्टाचार को समझ गई है, इसीलिए अब की बार राज्य में भाजपा की सरकार बनेगी।
का कारोबार भी यहां से तेजी से बढ़ रहा है। आम छत्तीसगढ़िया अपने को यहां पर पूरी तरह से असुरक्षित महसूस हो रहा है। आप कभी जानते हैं छत्तीसगढ़ में प्राकृतिक संपदा की कोई कमी नहीं है, परिश्रमी लोग हैं, यहां सुंदरता है, यहां पर उद्योग धंधे नहीं है, कारोबार पनप नहीं रहा। एक ऐसी स्थिति यहां छत्तीसगढ़ में पैदा हो गई, मजबूरी में यहां के लोगों को कमाने के लिए बाहर जाने की जरूरत पड़ती है। अटल जी रहे हों चाहे आज मोदी जी, नया छत्तीसगढ़ बनाने का उनका सपना था अटल जी का, और यही सपना हमारे मोदी जी का भी है। लेकिन मोदी जी के आने के बाद 2-2.5 वर्षों के बाद ही रमन सिंह जी की सरकार चली गई, और इस कारण मोदी जी का जो एक नया छत्तीसगढ़ बनाने का सपना था मेरे बहनों भाइयों, वह साकार नहीं हो पाया। बड़ी खबर राजस्थान से, जहां दौसा जिले में 4 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना ने मानवता को शर्मसार कर दिया है। बीजेपी इस घटना को लेकर हमलावर है। भाजपा के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने राजस्थान में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर प्रश्न चिन्ह लगाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी की पार्टी की जिस राज्य राजस्थान में सरकार है, वहीं पर 4 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई है। ऐसी शर्मनाक घटनाएं राजस्थान में आम बात हो गई हैं। भाजपा कांग्रेस और प्रियंका गांधी से पूछना चाहती है कि आखिर वो मानवता और महिलाओं के खिलाफ ऐसी शर्मनाक घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए क्या कर रहे हैं। जब रक्षक भक्षक बन जाए तो राजस्थान की महिलाएं जाएं कहां? राजस्थान की सड़कों पर तो महिलाएं पूछती है प्रियंका वाड्रा जी से कि लड़की हूं, महिला हूं, तो क्या बच सकती हूं? और यह सवाल इसलिए जायज हो जाता है क्योंकि आज जिस प्रकार की घटना दौसा से सामने आई है, एक 4 साल की दलित बच्ची के साथ एक पुलिस सब इंस्पेक्टर राजस्थान पुलिस का बर्बरता पूर्वक बलात्कार करता है और ऐसा घिनौना हैवानियत भरा कृत्य करता है, और इस पर राजस्थान की सरकार तुरंत कार्रवाई करने के बदले, जैसे कि उनका आमतौर पर रवैया रहता है, अपराधी बचाव में लग जाती है। और साथ ही शहजाद पूनावाला ने कहा कि जो प्रियंका गांधी राजस्थान में पर्यटन के लिए आती हैं, उनसे भाजपा जानना चाहती है कि क्या वो पीड़ित परिवार से मिलने के लिए जाएंगी क्या, और क्या इस पर कोई कार्रवाई करेंगी, या केवल कांग्रेस और प्रियंका गांधी राजनीति के लिए लड़की हूं, लड़ सकती हूं का प्रयोग करती रहेंगी। कुछ दिन पहले वो दौसा आई थी और तब भी मैंने उनसे पूछा था, आप दौसा आई हैं, आप रणथंभौर आती हैं, आप पर्यटन और सियासी पर्यटन करने आती हैं, पर आप जाएंगी उन बलात्कार के पीड़ितों से मिलने, उनके परिवारजनों से मिलने? विल यू कम हियर ओनली फॉर पॉलिटिकल टूरिज्म and for tourism in Ranthambore, or will you go and meet the victims of these rapes? Will you go and meet the survivors? Will you go and meet the families? और कम से कम अगर भाजपा की या वहां के जनमानस की बात नहीं सुननी है प्रियंका जी, तो अपने ही लोगों की बात सुन लो। और अब हम आपको बताते हैं कि यह पूरा मामला है क्या। दरअसल राजस्थान में दौसा जिले में 4 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना ने मानवता को शर्मसार कर दिया है। और हैरान करने वाली बात यह है कि मामले का आरोपी एक पुलिस सब इंस्पेक्टर है। हालांकि उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। राजस्थान के डीजीपी उमेश मिश्रा ने बताया कि आरोपी पुलिस सब इंस्पेक्टर को बर्खास्त करने का आदेश दे दिया गया है। तो मासूम बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म की घटना को लेकर भाजपा गहलोत सरकार पर लगातार हमलावर है। बीजेपी के नेता वसुंधरा राजे सिंधिया ने भी सोशल मीडिया मंच एक्स पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, बीते 5 वर्षों में कांग्रेस ने राजस्थान को जो कुशासन दिया है, उसी का नतीजा है कि बेटियों से दरिंदगी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। दौसा में 4 वर्ष की मासूम के साथ दुष्कर्म की वारदात ने राजस्थान को एक बार फिर शर्मसार किया है। इस बेटी की चीखें तब तक प्रदेशवासियों के कानों में गूंजती रहेंगी जब तक कि अपराधियों को सजा नहीं मिल जाए, जब तक इस निष्क्रिय सरकार की विदाई नहीं हो जाती।
तो राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष सीपी जोशी ने भी गहलोत सरकार पर निशाना साधते हुए पूछा कि बीते 5 सालों में ऐसी घटनाएं लगातार क्यों बढ़ी हैं। हम सब लोग इस घटना की निंदा करते हैं और इन दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिले। 5 वर्षों में ये घटनाएं क्यों बढ़ी और लगातार क्यों हो रही है? जब शासन और प्रशासन के लोग इस प्रकार की घटनाओं को इग्नोर करते हैं और कहते हैं कि ये मर्दों का प्रदेश है, वो कहते हैं कि इस प्रकार की घटनाएं 56% घटनाएं फर्जी पाई जाती है, तब ऐसे लोग अपराध करने में कामयाब हो जाते हैं। और असम के बाद राजस्थान में भी कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के पूर्व मंत्री रामगोपाल बैरवा, पूर्व विधायक अशोक तंवर, कांग्रेस के जयपुर से मौजूदा पार्षद राजू अग्रवाल समेत कई नेता आज भाजपा में शामिल हो गए। जयपुर में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, राजस्थान बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति संयोजक नारायण पंचारिया और भाजपा सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की मौजूदगी में ये नेता भाजपा में शामिल हो गए। इसके अलावा कांग्रेस कमेटी के सदस्य रहे पंकज मेहता, कांग्रेस नेता ब्रजराज, कांग्रेस नेता केपी सिंह चुंडावत, बजरंग पालीवाल, बाबूलाल, कविता, पार्षद राम जानकी देवी, कांग्रेस नेता सीमा कंवर, राकेश जोशी, अजय पारीक, ललित गोयल समेत कई बड़े चेहरों ने कांग्रेस छोड़ भाजपा का दामन थाम लिया। उधर केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने मध्य प्रदेश के मनावर में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया और अपने संबोधन में उन्होंने लोगों से एक बार फिर से शिवराज सिंह सरकार बनाने की अपील की। अमित शाह ने इस बार मध्य प्रदेश की जनता को बीजेपी सरकार को आशीर्वाद देकर 3 दिवाली मनाने की बात कही। अयोध्या में मंदिर निर्माण को लेकर अमित शाह ने कांग्रेस को निशाने पर भी लिया। दीपावली कल मनानी है, मनाएंगे ना। दूसरी दीपावली 3 दिसंबर को भाजपा सरकार बने तब मनानी है और तीसरी दीपावली 22 जनवरी को अयोध्या में रामलल्ला मंदिर में बैठे तब मनानी है। माताओं, भाइयों, बहनों, कई सालों से देश की जनता के हृदय की इच्छा थी कि अयोध्या में रामलल्ला टेंट से निकलकर भव्य मंदिर में विराजमान हो, मगर कांग्रेस पार्टी राम मंदिर के मुद्दे को अटका रही थी, लटका रही थी, भटका रही थी। अब मोदी जी ने इसका भूमि पूजन भी किया और प्राण प्रतिष्ठा भी 22 जनवरी को करने वाले हैं। और साथ ही अमित शाह ने कहा कि शिवराज सिंह के सरकार द्वारा जारी तीर्थ यात्रा योजना को कमलनाथ सरकार ने रोकने का काम किया था। बीजेपी को जिताने की अपील करते हुए अमित शाह ने कहा कि अगर शिवराज सिंह की सरकार बनी तो लोगों को सरकार की तरफ से अयोध्या की यात्रा करने का मौका मिलेगा। यहां पर मनावर वालों को कहने आया हूं, भाई दर्शन करना है या नहीं करना है? अयोध्या का करना है या नहीं करना है? देखिए, पहले तीर्थ स्थान की यात्रा हमारे शिवराज जी ने चालू करी थी, कमलनाथ जी ने बंद कर दी, फिर चालू करी। मैं आपको कहने आया हूं, कमल फूल की सरकार जब बनेगी सभी को बारी बारी अयोध्या का दर्शन कराने का काम हमारी सरकार करेगी। वहीं कांग्रेस नेता और मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री रह चुके दिग्विजय सिंह ने गुना में चुनावी रैली की और यहां फतेहगढ़ में उन्होंने बमोरी विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी ऋषि अग्रवाल के समर्थन में वोट देने की अपील की। इस दौरान उन्होंने मतदाताओं से कांग्रेस के घोषणा पत्र में किए गए वायदों को दोहराया। साथ ही केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर भी चुनावी हमले किए। उधर तेलंगाना में विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दूसरी बार भाजपा के लिए चुनाव प्रचार करने हैदराबाद पहुंच रहे हैं। आज शाम 5 बजे सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में उनकी जनसभा होगी। तेलंगाना में 30 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होंगे। इससे पहले जब
पीएम ने हैदराबाद में बीजेपी के पक्ष में चुनावी रैली की थी तो उन्होंने विरोधी दलों को आड़े हाथ लिया था। पीएम ने मौजूदा राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि पिछले 9 साल से तेलंगाना में विकास विरोधी, पिछड़ी जाति विरोधी सरकार है। उन्होंने ये भी कहा कि बीआरएस के भ्रष्टाचार के तार दिल्ली के शराब घोटाले से भी जुड़े हैं। और तेलंगाना में मौजूदा मुख्यमंत्री केसीआर भी लगातार रोज कई चुनावी रैली कर रहे हैं। यहां अपनी सरकार को दोहराने के लिए वो लगातार मतदाताओं से अपील भी कर रहे हैं कि वो विरोधी दलों के बहकावे में ना आए। उन्होंने पार्टी के घोषणा पत्र में कई बड़े वादे भी किए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी पूरी ताकत से चुनाव लड़ रही है। खुद कई दिनों तक कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तेलंगाना में मोर्चा संभाल रखा था और अपनी रैलियों में बीआरएस, बीजेपी और एआईएमआईएम पर मिलकर काम करने का आरोप लगाया था। अब कांग्रेस ने यहां कर्नाटक के 10 मंत्रियों और 48 वरिष्ठ नेताओं को चुनाव प्रबंधन के लिए उतार दिया है। और तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की ओर से अल्पसंख्यकों के लिए अलग से घोषणा पत्र जारी करने की भारतीय जनता पार्टी ने आलोचना की है। पार्टी के महासचिव तरुण चुघ ने कांग्रेस पार्टी पर वोट बैंक के लिए धर्म की राजनीति करने का आरोप लगाया है। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस पार्टी ने शुक्रवार को तेलंगाना विधानसभा के लिए अल्पसंख्यक घोषणा पत्र में अल्पसंख्यकों के सालाना बजट को 4000 करोड़ रुपए तक बढ़ाने का वादा किया है। कांग्रेस शुरू से ही छद्म धर्मनिरपेक्षता और वोट बैंक की राजनीति करती आ रही है। भारत का संविधान ही जब धर्म के आधार पर आरक्षण का विरोध करता है तो आप केवल वोट बैंक के लिए बांटने का काम कर रहे हैं। केटीआर हो परिवार हो या गांधी नेहरू परिवार हो या ओवैसी, ये तीनों परिवार मिलकर पिछले 10 साल से सरकार चला रहे हैं और तीनों की कोशिश है कि एससी दलित बंधुओं की, ओबीसी बंधुओं के अधिकारों को, आरक्षण को छीनकर इनके वोट बैंक की बलि पर चढ़ा दिया जाए। चुनावी खबरों के बाद अब कुछ और बड़ी खबरें। अब से कुछ देर पहले हमने आपको दिखाया कि राजस्थान में कई बड़े कांग्रेस नेता बीजेपी में शामिल हुए, लेकिन उससे पहले असम में भी कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के 2 प्रमुख नेताओं ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। 2021 में बरहामपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले नगांव जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष सुरेश बोरा ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। दूसरी ओर सीधे आपको लिए चलते हैं इस समय भोपाल, जहां जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र जारी कर रहे हैं। कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के सुपरविजन में चाहे एमपी का डेवलपमेंट हो, चाहे किसी और स्टेट का डेवलपमेंट हो, उसमें जो मूल बात होती है वो होती है गरीब कल्याण, और गरीब कल्याण के लिए एम्पावरमेंट ऑफ द पुअर। उसके लिए रिफॉर्म्स, ट्रांसफॉर्म एंड परफॉर्म। आप उसके लिए पॉलिसी में भी रिफॉर्म्स लाओ, कुछ चीजें बदलनी हो तो वो भी बदलो, और उसको अपने एक्टिविटी में लाओ। इस बात को हम हमेशा एम्फेसाइज करते रहे। और जब मैं सारी बातें आपसे कर रहा हूं, अभी थोड़ा सा इन्होंने इंडिकेशन किया हमारे शिवराज सिंह जी ने, लेकिन मध्य प्रदेश के इलेक्टोरेट के सामने मुझे इस बात को भी स्पष्ट करना है कि क्योंकि 20 साल भारतीय जनता पार्टी ने राज किया है, तो 20 इयर्स बिफोर मध्य प्रदेश कैसा था, ये आज की फर्स्ट जनरेशन जो है, वो आज की जो यंगर जनरेशन है, उसको शायद उसका अंदाजा भी नहीं है। वो जानते भी नहीं है कि किस तरीके का मध्य प्रदेश था। और इसलिए ये मेरी जिम्मेवारी हो जाती है कि आपके माध्यम से हमारी यात्रा रोड मैप कैसी रही है वो भी मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। इशारे के रूप में शिवराज जी ने रखा था, लेकिन उसको रूप देने के लिए अगर मैं इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात करूं, क्योंकि आप सब पत्रकार हैं, आप लोगों ने सारी चीजों को कवर किया है,
2003 में 0.61% ग्रोथ रेट थी इंडस्ट्रियल ग्रोथ की। टुडे द इंडस्ट्रियल ग्रोथ इज 24% ऑफ मध्य प्रदेश। यह है 20 इयर्स की यात्रा। अगर मैं फूड प्रोडक्शन की बात करूं तो फूड प्रोडक्शन हमारा 4 टाइम्स बढ़ा है। 2003 में हम 159 लाख मेट्रिक टन थे और आज हम 619 लाख मेट्रिक टन हो गए हैं। उसी तरीके से इरिगेटेड लैंड 2003 में 4,231 हेक्टेयर था जो इरिगेटेड लैंड थी, आज 16,283 हमारा हेक्टेयर इरिगेटेड लैंड है। मैं अभी रीवा के बाजार में शाम को गया था तो मैंने उसकी रौनक देखी। मैं एक पब्लिक मीटिंग में जाना था तो मैंने कहा ये रीवा तो बिल्कुल बदल गया, इसकी रौनक बाजार की। यू विल बी एस्टोनिश्ड टू नो कि सबसे ज्यादा मोटरसाइकिल परचेज देश में रीवा में हुआ है। दिस शोज दैट द परचेजिंग कैपेसिटी ऑफ द फार्मर्स कितनी बड़ी है। और जब मैं संकल्प पत्र की बात करता हूं तो मैं इन बुनियादी बातों की बात करता हूं और हमारी सीरियसनेस इन बातों से तय होती है कि 4,000 स्क्वायर हमारे 1000 हेक्टेयर्स को आज हम 16,000 तक ले गए हैं। एग्रीकल्चर लोन कांग्रेस के जमाने में 16% पर मिलता था, आज 0% पे एग्रीकल्चर का लोन मिल रहा है। अब किसान के प्रति कौन समर्पित रहे हैं ये अपने आप में इस बात की कहानी बताता है। अगर मैं बात करूं टोटल इनकम ऑफ द स्टेट, अब आपका इनकम 2003 में 71,594 करोड़ था, आज आपकी स्टेट की इनकम 13,20,000 आज आपकी लाख करोड़ आपकी इनकम है। अगर मैं पर कैपिटा इनकम बात करूं मध्य प्रदेश की तो 2003 में 11,718 रुपए आपकी सालाना आपकी एवरेज इनकम थी। आज 2023 में हमारी इनकम एवरेज इंडिविजुअल 1,40,000 है। अगर मैं स्टेट बजट की बात करूं तो 14 टाइम्स स्टेट का बजट बढ़ा है, 23,000 करोड़ से बढ़कर के 3,14,000 करोड़ हो गया है। अगर मैं ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करूं तो वो 19 टाइम्स बढ़ा है। जिसकी बात शिवराज जी ने की रोड कनेक्टिविटी की, मैं 20 साल पहले जब आया करता था और यहां से जबलपुर जाना पड़े या इंदौर जाना पड़े तो घंटों लगते थे। आज कनेक्टिविटी 60,000 किलोमीटर उस समय बना था, आज 5 लाख किलोमीटर की सड़क आपकी बनकर के तैयार हुई है। सीधा प्रसारण आप भोपाल से देख रहे थे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस समय संबोधित कर रहे हैं और मौका है मध्य प्रदेश के लिए भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र को जारी करने का। तो वो बता रहे थे कि क्या कुछ परिवर्तन बीते कई सालों में आया है, खासतौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में। बहरहाल बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता बीएस येदियुरप्पा के बेटे बीवाई विजयेंद्र येदियुरप्पा को पार्टी के प्रदेश इकाई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बीवाई विजयेंद्र येदियुरप्पा के समर्थकों ने इस पर जश्न मनाया और बीवाई विजयेंद्र येदियुरप्पा ने इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का आभार जताया। First of all, I would like to thank our National President Nadda ji, Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, our Honorable Home Minister Shri Amit Shah ji, and our National Organizing Secretary Santosh ji for having faith in me and giving such a big opportunity to serve as a BJP President for the state of Karnataka. I'm really grateful. I'm really thankful to all our national leaders. खबर उत्तर प्रदेश से, जहां जेल में बंद समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। आजम खान के रामपुर में स्थित दारुल अवाम दफ्तर को सील कर दिया गया है। इसके साथ ही रामपुर के समाजवादी पार्टी कार्यालय को भी ताला लगा दिया गया है।
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में सपा का दफ्तर था। उसी कार्यालय से समाजवादी पार्टी की सभी राजनीतिक गतिविधियां होती थीं। लेकिन बाद में आजम खान ने उसी कार्यालय की जमीन को रामपुर पब्लिक स्कूल के नाम से आवंटित करा लिया, जिसमें यह प्रमुख शर्त थी कि उस जमीन पर कोई भी राजनीतिक गतिविधि नहीं होगी। लेकिन आजम खान ने उस जमीन के एक हिस्से में जौहर ट्रस्ट से संचालित रामपुर पब्लिक स्कूल की एक शाखा खोल दी, जबकि दूसरे हिस्से में दारुल अवाम नाम से कार्यालय संचालित कर लिया, जिसमें सपा कार्यालय संचालित होने लगा। और उसी कार्यालय में कई बार लोकसभा उपचुनाव और विधानसभा उपचुनाव को लेकर बैठकें और सभाएं भी आयोजित की गईं। उत्तर प्रदेश सरकार ने नियम और शर्तों का उल्लंघन करने के आरोप में आजम खान के मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट की दोनों लीजों को निरस्त कर दिया था। उसके बाद पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में संपत्तियां आजम खान के कब्जे से मुक्त करा दी गईं। प्रवर्तन निदेशालय ने कथित जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में आरजेडी के प्रमुख लालू प्रसाद और उनके बेटे तेजस्वी यादव के कथित सहयोगी अमित कात्याल को गिरफ्तार कर लिया है। आधिकारिक सूत्रों के हवाले से इसकी जानकारी दी गई है। इस गिरफ्तारी के बाद से लालू यादव के परिवार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कात्याल राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो के करीबी सहयोगी होने के साथ साथ एके इन्फोसिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड के पूर्व निदेशक भी हैं। एके इन्फोसिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड इस मामले में कथित तौर पर एक लाभार्थी कंपनी है और इसका पंजीकृत पता दक्षिणी दिल्ली की न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में एक आवासीय इमारत है, जिसका उपयोग तेजस्वी यादव द्वारा किया जा रहा था। सूत्रों ने बताया कि कात्याल को एजेंसी ने शुक्रवार को हिरासत में लिया और पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। उम्मीद है कि उसे स्थानीय अदालत में पेश किया जाएगा, जहां ईडी पूछताछ के लिए उसकी हिरासत की मांग करेगी। सूत्रों ने कहा कि कात्याल करीब 2 महीने से पूछताछ के लिए एजेंसी के समन से बच रहा था। दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में इस मामले में उनके खिलाफ ईडी के समन को रद्द करने की उनकी याचिका खारिज कर दी थी। ईडी ने मार्च में कात्याल के परिसरों पर छापा मारा था, जब इसमें लालू प्रसाद, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, उनकी बहनों और अन्य के परिसरों को भी शामिल किया गया था। और अब बात दीपोत्सव की। राम की नगरी अयोध्या दीपोत्सव के लिए पूरी तरह से तैयार है। हर साल की तरह इस साल भी एक नया रिकॉर्ड यहां पर बनने जा रहा है। दिवाली की पूर्व संध्या और प्रभु श्री राम के आगमन पर अभिनंदन के लिए सरयू तट के 51 घाटों पर 24 लाख से भी अधिक दिए जलाकर शहर को रोशन किया जाएगा। उससे पहले आज शहर में शोभा यात्रा निकाली जा रही है। और शाम को जब दीपोत्सव होगा तो म्यूजिकल लाइट एंड लेजर शो से अयोध्या की मनमोहक झलकियां प्रस्तुत की जाएंगी। इसमें 3D होलोग्राफी, प्रोजेक्शन मैपिंग, इंटेलिजेंट लाइटिंग, थीमेटिक गेट्स, आर्टिस्टिक इंस्टॉलेशंस, कोरियोग्राफी, म्यूजिकल, ग्रीन फायर क्रैकर शो आकर्षण का केंद्र होंगे। इसके अलावा प्रदेश स्तर पर 21 रामलीला होंगी, जो लगातार 3 दिनों तक संचालित होंगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि 50 से भी अधिक देशों के राजदूत अयोध्या आज आ रहे हैं, लिहाजा सभी तैयारियां अलर्ट मोड पर हैं। तो राम मंदिर निर्माण से पहले इस साल हो रहे दीपोत्सव की बात ही कुछ और है। देश भर से हजारों कलाकार यहां अपनी मनमोहक प्रस्तुति देने के लिए उतावले हैं। और अब आपको दिखाते हैं भगवान श्री राम के जीवन पर आधारित सैंड आर्ट। अयोध्या में सैंड आर्टिस्ट रूपेश सिंह ने भरत मिलाप के पूरे घटनाक्रम को सैंड आर्ट के माध्यम से दर्शाई है। ललित कला अकादमी के छात्रों ने भगवान श्री राम के बाल काल से लेकर लंका विजय तक के सफर को सैंड आर्ट के माध्यम से दर्शाया है।
तो डीडी न्यूज़ परिवार की तरफ से आप सभी को स्वच्छ दिवाली, शुभ दिवाली की शुभकामनाएं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।